हेलो बच्चों, तो अब बात करते हैं बड़ा एक टिपिकल सी प्रॉब्लम जो बच्चों की है। जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं सीबीएसई ने, बच्चों को बड़ा डर सा लगा रहता है। तो उसी डर को खत्म करने के लिए अब बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता दूं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब बच्चों सिर्फ ये नहीं होता कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपका एमसीक्यू भी हो सकता है, आपका असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है, आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। राइट, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो हम हर तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और पहले इस पार्ट में हम अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है कि हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग ए सपोर्टर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है, जो मिलके क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। बट वाटर जो बना, इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि वाटर इज फॉर्म्ड ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, इट डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो इनको होल्ड नहीं करता। या हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी एज कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यही रीजन है कि वाटर को तो एज फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है और ऑक्सीजन कंबस्शन का सपोर्टर होता है बच्चों। ठीक है, आप हमें और सोशल मीडिया लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है, आप एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मयंक बच्चा है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। राइट, जहां पे मेटल एक्स जो रेडिश ब्राउन कलर का है, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को फॉलो करना है कि तो एक्स जो है वो एक मेटल है एंड इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। अब इसको जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज अभी हमने बात करी ऑक्सीजन कंबस्शन का सपोर्टर है, तो एक ब्लैक कलर कंपाउंड वाई बना देता है। तो वाई क्या है, ब्लैक कलर कंपाउंड है और ये बेसिक है नेचर में। अब इस वाई को जब हम दोबारा से हीट करते हैं हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, देन इट गिव बैक द सब्सटेंस एक्स। तो हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स क्या है और वाई क्या है। तो देखो बच्चों, जो रेडिश ब्राउन मेटल होता है उसका नाम है कॉपर। ठीक है, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, Cu+O2, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो बना क्या, एक्स क्या हो गया, कॉपर हो गया, वाई क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड को दोबारा से रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया और हाइड्रोजन से क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और एक में कॉपर ऑक्सीजन का रिमूवल। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखिए कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बना देता है जो कि ब्लैक कलर का है। और कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो कॉपर ऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो इसका हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो एक्स कॉपर एंड वाई इज कॉपर ऑक्साइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्थक ने एक पेल ग्रीन सब्सटेंस ए लिया। तो वही जब मैंने बताया था ए क्या है,
पेल ग्रीन है, टेस्ट ट्यूब में ले लिया उसने इसको, ठीक है, और इसको हीट कर दिया बर्नर की हेल्प से, या आप किसी भी हेल्प से मान सकते हो, इसको हीटिंग कर दी इसकी, तो जिसकी वजह से एक ब्राउन कलर का रेजिड्यू बन गया, बी इज ब्राउन कलर्ड, और दो गैसेस निकली, G1 एंड G2 कह देते हैं उनको, जिसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। तो ए और बी को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आपको कलर्स याद रखने हैं बच्चों। तो जो पेल ग्रीन होता है वो होता है फेरस सल्फेट, ये क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे इसने लिया है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया है और इसको कर दिया हीट। अब हीटिंग के बाद जो रिएक्शन होती है, हीटिंग करने से जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे एग्जांपल है ये थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो FeSO4 को जब हमने हीट कर दिया बच्चों मेरे, तो इट प्रोड्यूसेस Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बना दिया इसने, और साथ में दो गैसेस निकली, SO2 प्लस SO3, ये दोनों गैसेस रिलीज होती हैं। तो ए क्या हो गया, FeSO4, बी क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसको आप यहां से देख सकते हैं, ठीक। ट्रायंगल का मतलब हीट, अपवर्ड एरो का मतलब गैस। तो आप बताइए डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, रिएक्शन में अगर हम डाउनवर्ड एरो शो करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी, मेटल नाइट्रेट है, इसको हमने पी से लिखा है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी रिएक्शन है सोडियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, और वो क्या बना रहा है, क्यू बना रहा है, जिसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है जी। इसको हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, बहुत हद तक तो आपको यहीं से आइडिया आ जाना चाहिए। अब क्यू को जब सनलाइट में रखते हैं तो इसका हो जाता है डिकम्पोजिशन। जब सनलाइट में डिकम्पोजिशन होता है तो उसको कहते हैं बच्चों फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सारे का सारा एनसीईआरटी है, सारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। एक रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो गई। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और दो कैटेगरी जिसमें रिएक्शन लाई करती है। तो देखिए सोडियम ब्रोमाइड, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो पी है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चों तो क्या बनता है, देखिए ये AgBr प्लस NaNO3, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड के बनते हैं प्रेसिपिटेट PPT, डाउनवर्ड एरो से शो कर सकते हैं, येलो प्रेसिपिटेट बन गया। अब इसको यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते थे। अब जब इसको हीट करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर जो कि ग्रे कलर का मेटल होता है प्लस ब्रोमीन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो बात समझ में आ गई होगी सारी अब तक तो आपको। तो पूरा का पूरा ये हम पी को लिख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, Q इज सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। तो सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम ब्रोमाइड के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो कैसी रिएक्शन हो गई है, देखिए दो जगह से आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई, सिल्वर तो मिल गया ब्रोमीन के साथ और ये दोनों मिल गए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गई। तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक करो एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो जो पीपीटी वाला क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर आपको मिल गया होगा, डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। चलिए अब एक कंपाउंड है जो ड्रिंकिंग में यूज करते हैं एंड हैज pH इक्वल टू 7, ठीक है, ठीक है जी। तो pH क्या है, X
pH इज इक्वल टू 7 यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। इसका एसिडिफाइड सॉल्यूशन जो है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो, वाई एंड जेड। वाई का जो वॉल्यूम है डबल है, 2y प्लस जेड लिख सकते हैं हम इसको। वाई विच इज, वाई नहीं आना चाहिए, विच इज हाईली कंबस्टेबल, तो वाई जो है कंबस्टेबल भी है और जेड इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। तो कुछ आइडिया है आपको एक्स वाई जेड क्या हो सकते हैं। ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, pH 7 है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है सबसे पहली बात, ठीक है जी, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब ऐसा न्यूट्रल सब्सटेंस जो ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, तो बोलो बच्चों क्या हो गया, यस यू गॉट इट राइट, वाटर। वाटर का हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो क्या बना H2 प्लस O2। तो Y क्या हो गया, हाइड्रोजन। Z क्या हो गया, X क्या हो गया, वाटर, क्योंकि Y का अमाउंट डबल है एज कंपेयर टू Z। Z ऑक्सीजन है तो इट इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। Y क्या है, Y इज हाईली कंबस्टेबल, तो हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन ये है। नाउ भव्य ड्रॉप फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल। मार्बल का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को उसने डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब में, जहां पे सॉल्यूशन क्या है, HCl का। तो HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होगी बताओ, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो गैस इवोल्व हुई, द इवोल्व गैस पास थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पूरा एक एक एनसीईआरटी, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है जी। अब लाइम वाटर में क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, ये क्लाउडी हो जाएगा, ये मिल्की हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, क्लाउडी मिल्की। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बना। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से ये गैस पास जो CO2 रिलीज हुई थी, वो कैल्शियम कार्बोनेट वापस से बना देगी, ठीक है बच्चों। ये ओवरऑल रिएक्शंस है। वो मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए चीज, सो दैट यू कैन राइट आंसर प्रॉपरली। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड यूज कर रहा हूं आपकी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। एक बच्चा है सौरभ, उसने क्या लिया, 2-3 ग्राम ले लिया किसी भी सब्सटेंस का एक बीकर में। ये हमारा बीकर हो गया, कोई सब्सटेंस है उसको ले लिया, एक्स सब्सटेंस को एक बीकर में, और ऊपर से धीरे धीरे इसमें वाटर ऐड किया, इसमें धीरे से वाटर ऐड कर दिया, ठीक है जी, अच्छी बात है, कर दिया। तो अब क्या हुआ, इसे बबल्स निकले और हिसिंग नॉइस आई, इस तरह की नॉइस प्रोड्यूस हुई। और थोड़ी देर के बाद जब इसमें हाथ टच किया तो ये हो गया गर्म। अब इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो एक्स को आइडेंटिफाई करना है, स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने, है ना। तो अब बताइए क्या हो रहा है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का कंसेप्ट है बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का कंसेप्ट है कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। ये स्लेक्ट लाइम ही तो यूज होता है किसमें, व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, ठीक। तो ये पहले तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, दोनों को मिला रहे हैं, दो रिएक्टेंट को मिला रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या है, हीट रिलीज हो रही है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, हीट रिलीज हो रही है, इसी वजह से वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है बच्चों मेरे, बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई इब्बट, कोई समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्स कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, क्विकलाइम हो गया, ठीक है, ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल जो बच्चे विलेजेस से होंगे, दे माइट हैव ऑब्जर्व दैट कि पुराने टाइम में मतलब 5 से 10-15 साल पहले भी होता था कि दीपावली के टाइम पे घरों में एक मटके में क्या करते थे, वो इस तरह से स्टोन्स होते थे व्हाइट कलर के, उसको डालते थे, उसमें पानी ऐड कर देते थे, तो वो बॉईल होने लगता था, हिसिंग साउंड आती थी, है ना, सफेदी करने के लिए घर में इसको यूज करते थे। अगर कोई है तो आप एक और बताइए, आपने ऑब्जर्व किया है तो इसमें से किसी को। चलिए, grapes hanging on the plant do not ferment, but after being plucked from the plant can be fermented। तो क्या कंडीशन होती है, ये कैसा चेंज है? देखिए बच्चों, जब ग्रेप अटैच्ड है प्लांट के तो वो लिविंग है, सीधी सी बात है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, और वो इम्यून सिस्टम उसको फर्मेंट होने से बचाता है। फर्मेंटेशन का मतलब एक तरह से सड़ना है, तो फर्मेंटेशन से उसको वो खुद बचा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने उसको पेड़ से अलग कर दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और अनारोबिक कंडीशन में जब फर्मेंटेशन हो जाता है, अनारोबिक रेस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन कहते हैं, तो उसकी वजह से वो अपना जो नेचर है वो चेंज कर लेते हैं। तो केमिकल चेंज जो है एक तरह से, ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन ऑफ NaCl, सीधा सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई NaCl की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवानी है, जिससे एक गैस निकलती है X एक गैस है जो क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है जी, ब्लू लिटमस रेड में होने का मतलब क्या है बताओ? एसिड है कि बेस? कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक हम आगे चलते हैं। When X is passed through egg shell का मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये दूसरी गैस प्रोड्यूस कर देती है Y, ये भी गैस है, और फिर वाक्य का पार्ट हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया हुआ है। तो NaCl और H2SO4 की जब रिएक्शन करवाएंगे बेटा, तो बनेगा हमारा क्या, Na2SO4, मैं यहाँ पे इसको रिएक्शन को शॉर्ट कर लिख रहा हूं, प्लस HCl। तो X क्या हो गया, एसिड की प्रॉपर्टी होती है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करने की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना, प्लस CO2 गैस प्लस H2O। अभी हमने देखा था CO2 गैस क्या करती है, CO2 गैस जब रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो X क्या हो गया बताओ, X क्या हो गया, X हो गया HCl, Y क्या हो गया, Y क्या हो गया CO2। ठीक, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई, Na2SO4 बना, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन करवाओ, तो यहां से ये ले लिया हमने, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, और CO2 गैस रिलीज हुई अलोंग विद वाटर। आप इस CO2 को ले लो, यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवा देना है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा बच्चों। ठीक, वेरी गुड। नाउ सबसे कॉमन एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन की, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया तो बर्निंग किसके प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक व्हाइट कलर का कंपाउंड बनता है X, व्हाइट कलर का, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये व्हाइट कंपाउंड होता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड, तो X क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब इस बर्निंग रिबन को हमने रख दिया ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पे नाइट्रोजन है, तो मैग्नीशियम को नाइट्रोजन में रख दो जी, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्राइट बन जाएगा, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइट। ठीक है, तो Y क्या हो गया, मैग्नीशियम नाइट्राइट बन गया। और कुछ पूछा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जब X को डिसोल्व करते हैं वाटर में, तो X है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया जी, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, यस, ये सारा आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। द डायग्राम बिलो शो द सेटअप इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स। इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कह देते हैं, मैं पहले बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी होता है इसका दूसरा नाम। तो विच टाइप, चलो यही पूछ रखा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जहां से हीट सप्लाई की जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी देनी पड़ती है जिससे कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए। कैसे होता है, देखो वाटर है, वाटर को हम जब एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तभी तो H2 प्लस O2 में इसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव केयरफुली। ठीक है जी, हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब को हमने रिमूव कर दिया और एक बर्निंग मैक्स लेके आए। एनसीईआरटी एक्टिविटी, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। तो जब बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं इस टेस्ट ट्यूब के पास, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। पॉप साउंड कंफर्म कर देती है कि ये हाइड्रोजन है। पॉप साउंड कंफर्म करती है इट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो सारे पार्ट हो गए। ठीक, चलिए ये आपकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, डिकम्पोजिशन, एनर्जी सप्लाई करी, ये ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन होगी। ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। कोई समस्या, कोई समझ परेशानी नहीं। फिडल ने क्या कर दिया, अब क्या कांड कर दिया भाई फिडल ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट को मिक्स कर दिया सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH के साथ। तो जिससे क्या बन गया, ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बन गए। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंस्ड। ठीक है, तो रिएक्शन कौन सी है, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, बट प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, तो एक सिंपल सा एक ट्रिक आप याद रखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जब प्रेसिपिटेट बनता है तो जो पॉजिटिव पार्ट जो कि सोल्यूबल होता है, इसके अलावा एसीटेट और नाइट्रेट, ये नेगेटिव पार्ट होता है, एसीटेट और नाइट्रेट ये सोल्यूबल होते हैं, बाकी सब इनसोल्यूबल। तो यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है, कॉपर है। रिएक्शन पूरी कर लेते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट सॉरी। ठीक है, तो ये ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट कॉपर हाइड्रोक्साइड के होंगे। ठीक, ये आपको याद रख लेना है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉपर हाइड्रोक्साइड के ब्लू प्रेसिपिटेट्स बन गए। आर्यन फाइंड ए पेपर कवर्ड विद अ व्हाइट सब्सटेंस इन अ केमिस्ट्री लैब। He keep the paper near the window and come back to pick up after 5 hours. तो व्हाट को तो मोस्ट होता है टीना कहाँ से आ गया यहाँ पे, एक दूसरा क्वेश्चन मिक्स हो गया। आर्यन, he noticed that white substance turned gray। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आप में से किसी को याद है तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या है, व्हाइट सब्सटेंस है, सनलाइट में रख दिया तो ये ग्रे हो गया। तो व्हाइट सब्सटेंस है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। बिल्कुल दोबारा से, इवन मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपको दिखाया, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है बच्चों मेरे, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन है। तो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन में, सिल्वर मेटल हमें मिल गया। सिल्वर मेटल आपने देखा है ग्रे कलर का होता है। ठीक है, इसका यूज क्या है, आगे यूज भी पूछ रखा है ना, वन एप्लीकेशन। तो एक तो इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, और इसको एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों मेरे, चलिए ओके। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब NaCl aqueous, दैट इज कॉल्ड ब्राइन।
गैस जी लिबरेटेड एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, आप डायग्राम देखेंगे तो ये सारा है क्लोर एल्कली प्रोसेस। हो सकता है आपको डायग्राम ना दिया गया हो तो भी आपको आइडेंटिफाई कर लेना है क्लोर एल्कली प्रोसेस है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपको याद है एनोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, एनोड पे हाइड्रोजन गैस, सॉरी एनोड पे, यस एनोड पे हाइड्रोजन गैस, नो नो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस एंड एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक, अब गैस को पास कर दिया हमने स्लेक लाइम के थ्रू, तो सी बन गया, जिससे वाटर की क्लीनिंग करते हैं, तो जी और सी को पता लगाना है, तो पता लग गया। बताओ, देखिए NaCl एक्वस है, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। तो क्लोरीन गैस है Cl2, तो जी क्या हो गया क्लोरीन गैस। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज करते हैं टू डिसइंफेक्ट वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। दैट्स इट। अब एक आपके लिए, why do we store, why this collaborative happens, why do we store silver chloride in a dark colored bottles, ये आंसर मैं नहीं बताने वाला, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। किसके कमेंट सेक्शन में, आपके स्टडी डेस्टिनेशन बाय नीति के कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो एक लाइक कर दीजिए। तो अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है हर टाइप के क्वेश्चन हम इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो केस स्टडी है, एमसीक्यूज है, असर्शन रीजनिंग है, राइट। तो अभी पहले बात कर रहे हैं केस स्टडीज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कि आपके पास एक टेबल है, ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, राइट। तो इस टेबल में कुछ सब्सटेंसेस की आपको पीएच वैल्यू यहां पे लिखी हुई दिख रही है, यस और नो। तो आपको यह बताना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि क्या होगा किसी एसिड या बेस की पीएच पे जब उनको डाइल्यूट किया जाएगा, मतलब प्योर डिस्टिल वाटर जो कि न्यूट्रल होता है, वो जब हम ऐड करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा। देखो बेटा, पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है, व्हाट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब हम पावर कम कर रहे हैं, पावर रिड्यूस कर रहे हैं एक तरह से उसकी। अब ये मान लीजिए आपका पीएच स्केल है जिसके मिडिल में, सेंटर में क्या है 7 पीएच, जो कि न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट पे 0 और 14 आपको दिख रहे हैं। जब 7 से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, जब 7 से राइट में जाते हैं तो बेसिसिटी घटती है। तो जब हम एसिड में वाटर मिला रहे हैं, उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं हम, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब कम होगी तो इसका मतलब पीएच बच्चों क्या होगी, हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो पीएच इंक्रीजेस, राइट। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जब हम बेस का डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब हम 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। तो डाइल्यूशन पे एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, बेसिक फीचर कम हो जाएगा। याद रहेगा बच्चों आपको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है ये कि पीएच है 3 सॉल्यूशन की टेबल में, 1 2 3, राइट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिंक के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए पीएच 1 है, इसका मतलब ये हाईली एसिडिक है। 7 है तो मतलब न्यूट्रल है, और 14 का मतलब बेसिक है। क्लियर। अब अगर आपको केमिकल रिएक्शंस याद हो एसिड और बेसिस की, तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट्स बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। याद होगा आपको, राइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, कौन कौन से सॉल्यूशन पी एंड आर, फर्स्ट में क्या आ जाएगा पी एंड आर, दोनों रिएक्ट करेंगे। अब दूसरा क्या है,
विच ऑफ दीज सॉल्यूशन बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। मेटल ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन में क्या होता है बताओ, ये भी आपको याद होना चाहिए। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक होते हैं कि एसिडिक होते हैं, बताओ फटाफट बोलो। मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। एक एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहां पे। तो ये किसकी रिएक्शन है, बेस की। ये किसकी रिएक्शन है, बेस की। तो बेसिस रिएक्ट्स विद बेस रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। तो अब यहां पे आपका आ जाएगा, इसमें तो सेकंड में आपका आंसर आ गया आर। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है, अगर आपको याद हो तो, जहां पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है ना। एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, Na पॉजिटिव प्लस क्लोरीन गैस वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, सोल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। बात समझ में आ गई। चलिए, ये सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, रिमार्केबल प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि दे कैन डिसोल्व मेटल्स। ठीक बात है, जब मेटल को एसिड में ऐड किया जाता है तो डिसइंटीग्रेट करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं एसिड में। बिल्कुल, एसिड में हमारा मेटल गायब हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है, जब मेटल डिसोल्व करता है एसिड में कैसे पता चलेगा बताओ। देखो, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक मेटल लेते हैं हम, जिंक मेटल हमने लिया और उसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया एसिड के साथ, तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। और साथ में क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। हाइड्रोजन गैस बबल्स प्रोड्यूस करती है, और जब एक बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाएंगे, ये एनसीईआरटी एक्टिविटी है, तो क्या होता है, पोप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पोप साउंड इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन हो सकती है। इफ द एसिड विद द डिसॉल्व्ड मेटल इज इवेपोरेटेड, कैन वी गेट द मेटल बैक। इसका आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, नो इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अच्छा, इन दिस इक्वेशन व्हाट डिसॉल्व इज यूज्ड, दिस इज बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ डिसॉल्विंग। अब आपको मेटल की डिसॉल्विंग एसिड में और शुगर की डिसॉल्विंग वाटर, ये बताना है। देखिए, मेटल इन एसिड एंड सेकंड वन इज शुगर इन वाटर। तो देखो, ये तो है सिंपल सा सीधा सा केमिकल चेंज, राइट, कि मेटल प्लस एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन जब शुगर में वाटर में लाते हैं तो क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन मिलता है हमें, तो वो सिंपली क्या हो गया, फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों मेरे, बात समझ में आ गई आपको। तो एक फिजिकल चेंज है, दूसरा केमिकल चेंज है। अब हमारा एक बच्चा है, क्या कर रहा है, वो अपने घर में सलाद की ड्रेसिंग कर रहा है। आर्यन ने क्या किया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया डिस्टिल वाटर में। एड ए सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इन डिस्टिल वाटर टू विनेगर। तो विनेगर क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बता दो, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो उसने क्या किया, एक तरह से डाइल्यूशन किया। तो डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो पीएच इंक्रीज होगी या डिक्रीज हुई, डाइल्यूशन पे पीएच डिक्रीज होती है, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है, एसिडिटी कम हो रही है यहां पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने NaCl डिस्टिल वाटर में डाला टू विनेगर, ठीक। तो विनेगर की स्ट्रेंथ उसने
क्या कर दी, बढ़ा दी, तो एसिडिटी कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद को एक सब्सटेंस हमने दिया और आगे को आइडेंटिफाई करो, तो उसने क्या किया, 3 टेस्ट परफॉर्म की, 3 टेस्ट ऑन द सब्सटेंस, और ये रिजल्ट किया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वाटर कर रहा है एंड सोडियम सॉल्ट कर रहा है जब वाटर के साथ उसको हीट करते हैं। तो मान लीजिए एक सब्सटेंस एक्स है, हमने उसको वाटर के साथ हीट किया तो उसने CO2 प्रोड्यूस कर दिया, H2O प्रोड्यूस कर दिया एंड सोडियम सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो सब्सटेंस एक्स क्या हो गया, अब आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा सब्सटेंस एक्स क्या होगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या करता है, इट टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीनिश, यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसने ग्रीन ब्लू कर दिया। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया एज ए रॉ मटेरियल, तो कौन सा सब्सटेंस दिया गया था, अमोनिया से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है X, ठीक है, कि NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन होती है, अगर आपको याद हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ग्रीनिश ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गई बच्चों, तो हमारा सब्सटेंस क्या दिया था उसको हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। चलो जी, अब कृति ने क्या किया है, उसको एक मिक्सचर मिला एसिड और बेस का। अब उसने क्या कहा, सर ये तो एसिड और बेस को जब हम मिला रहे हैं तो कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, ना तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, ना ये ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, तो क्या हो गया ये, तो जब एसिड और बेस को मिला के सोल्ट बना देते हैं तो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होती है इक्वल, तो कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। ठीक है बच्चों मेरे, चलो रीजंस बताने हैं। चलिए, ये ऑलरेडी जब हमने क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। चलिए फिर भी बात करते हैं कि टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं करता। देखो बच्चों, डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बट टैप वाटर कंटेन आयंस, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इजीली हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है, अब ड्राई HCl ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता, लेकिन डाइल्यूट HCl कर देता है। सेम बात है इसमें भी कि जो ड्राई HCl है वो डिसोशिएट ही नहीं होगा इनटू H प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इजीली इसका डिसोसिएशन हो जाएगा एंड ड्यू टू डिसोसिएशन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक ही चीज को देखो दो तरह से पूछा हुआ है यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन एक मिल्कमैन यूजुअली ऐड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। क्यों करता है वो ऐसा, दूध में मिलावट कर रहा है दूध वाला, बताओ। देखिए NaHCO3 है, यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा यही होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूं कि उसने बेकिंग सोडा मिलाया जिससे मिल्क से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन को रोक सके वो। ठीक है, वो एसिड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, कर्लिंग ऑफ मिल्क को प्रिवेंट करता है, जिससे मिल्क फ्रेश रहे ज्यादा लंबे टाइम तक, एसिडिफिकेशन को रोक रहा है वो। वी कैन से इट प्रिवेंट्स एसिडिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब एक बच्चा कह रहा है कि जी अमोनिया तो बेस है, लेकिन बेस का मतलब हाइड्रोक्साइल आयन होना चाहिए, उसमें OH नेगेटिव आयन होना चाहिए, लेकिन अमोनिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो NH3 है। तो बच्चे मेरे, जब अमोनिया को हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब तो हो गया ना काम आसान, अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो डिसोशिएट कर सकता है, अमोनियम आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस। अब मिल गया आपको OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो अमोनिया को इसलिए
बेस कहा जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए बात समझ में आ रही होगी, शायद थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, लेकिन बच्चों को बात समझ में आ रही है। तो एक बार फटाफट लाइक और कमेंट कर दीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंजू के पास 3 फ्लास्क हैं जी, 1 2 3। एक में क्या है, डाइल्यूट HCl है, ठीक है। दूसरे में क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके। तीसरे में क्या है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तीनों ले लिए हमने, ओके। अब ये लड़की ने क्या गड़बड़ कर दी, लेबलिंग करना भूल गई। अब इसके पास पीएच इंडिकेटर भी नहीं है, तो क्या करेगी अब ये, किस सॉल्यूशन को सबसे इजीली आइडेंटिफाई करेगी दो सॉल्यूशंस को मिला के, और क्या ऑब्जर्वेशन इसको हेल्प करेगी वो आइडेंटिफिकेशन करने में। तो देखो सेकंड का आंसर मैं पहले देता हूं। अगर आपको पता हो कि जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, हीट इवोल्व होती है। तो जब हीट इवोल्व होगी तो जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा। तो उस ऑब्जर्वेशन से उसको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो HCl एसिड और NaOH की रिएक्शन वो करवा देगी, तो उसको पता चल जाएगा कि तीसरा सब्सटेंस क्या है, ठीक है। तो एसिड और बेस मिलके सोल्ट बना देंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मिक्सचर गर्म हो जाएगा। चलो बच्चा, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। दोनों को हीट करना है। अब हमारे बच्चों को ये फॉर्मूलाज तो याद रखना बहुत जरूरी है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको कह सकते हो। और दूसरा क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बताओ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको कर रहे हैं हम हीट। तो क्या मिला बच्चों मेरे, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, ठीक। जबकि वॉशिंग सोडा को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या मिलता है हमें, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब वॉशिंग सोडा में ये जो है NH2O, दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है बेटा, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके फॉर्मूला में, FeSO4.7H2O। तो कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, CuSO4.5H2O। यहां पे कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल, कितने वाटर मॉलिक्यूल उसके फॉर्मूला में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाते हैं, आपका दिमाग चेक करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इस बार, थोड़ा सा। मेटल कार्बोनेट एक्स रिएक्टिंग विद एसिड गिव्स अ गैस दैट गिव्स द कार्बोनेट बैक व्हेन पास थ्रू सॉल्यूशन वाई। देखो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे वो पूछ रहा है वैसे चलना है कि मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि वाई के साथ रिएक्ट करके और मेटल कार्बोनेट को वापस बना रहा है। इतनी स्टेटमेंट है। ऑन द अदर हैंड गैस एक्स इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन इज एक्वस NaCl। तो जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na। तो कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होता है, कैथोड पे सोडियम और क्लोरीन एनोड पे, ठीक है जी। इसका मतलब क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्लोरीन जब इसमें से पास करेंगे तो ये कंपाउंड Z बना देगी। तो क्लोरीन की हेल्प से ये कंपाउंड Z बना देगी जो डिसइंफेक्टिंग करता है वाटर की। तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक। तो आधा काम तो इसने खुद ही कर दिया हमारा। तो अब क्या करना है, मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन करवानी है जिससे गैस वाई मिले। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक्स हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। एसिड हो गया हमारा, और गैस कौन सी होगी हमारी, इससे क्या बनता है CaCl2।
प्लस CO2 प्लस H2O। तो गैस कौन सी हो गई हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? वाई से गिव द गैस गिव द कार्बोनेट व्हेन पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ वाई। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या दे देता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वापस से प्लस H2। ठीक, बात समझ में आ गई? तो वाई क्या हो गया हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और Z क्या हो गया हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो क्या दे देगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो X कैल्शियम कार्बोनेट, Y क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Z कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, और गैस हमारी क्या होगी? क्लोरीन गैस। मजा आया क्वेश्चन में? अच्छी बात है। कंपाउंड X, अपना X नहीं सोचना, क्वेश्चन का X। कंपाउंड X ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इन एन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस कर दिया Y प्लस गैसेस A एंड B। B इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वही कंसेप्ट आ गया देखो पिछले क्वेश्चन का। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो X, Y, A और B को आइडेंटिफाई करना है मेरे बच्चों। X, Y, A एंड B को आइडेंटिफाई करो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, एक्वस NaCl जिसको हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो क्या मिला हमें? मतलब इसको H2O के साथ रिएक्ट करवाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, बेस मिला, प्लस क्लोरीन गैस मिली, प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक, तो गैस B क्या हो गई? क्लोरीन होगी। X क्या हो गया बताओ? X क्या हो गया? NaCl। Y क्या हो गया? NaOH। A क्या हो गया? हाइड्रोजन। B क्या हो गया? क्लोरीन। क्वेश्चन देखने में लग रहा था पता नहीं क्या आफत पूछ ली है। तो जस्ट पिछला क्वेश्चन अगर आप रिकैप करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, फ्यू ड्रॉप तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर, फिनोप्थलीन यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो एडेड टू एन अननोन सॉल्यूशन। तो फिनोप्थलीन ऐड कर दिया हमने, फिनोप्थलीन एडेड इनटू X और उससे आ गया पिंक कलर। अब ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी में भी हमने इसको ड्रॉप वाइज डाला, नहीं इसमें इसमें हमने सॉल्यूशन बी डाला ड्रॉप वाइज, तो ये क्या हो गया? कलरलेस। तो ए और बी बताना है, ए और बी बताना है। ठीक, चलो देखो, एसिड के साथ फिनोप्थलीन कैसी रिएक्शन देता है अगर आपको याद हो तो? कलरलेस होता है। ठीक है, एसिड के साथ फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, जबकि बेस के साथ वो क्या प्रोड्यूस करता है? पिंक कलर। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, ए क्या है? बेसिक सब्सटेंस है क्योंकि पिंक कलर फिनोप्थलीन के साथ प्रोड्यूस कर रहा है। बी क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है क्योंकि कलरलेस हो रहा है। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट की बात थी, कोई इफ बट किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं। आर्यन और मयंक दोनों ने कांड कर दिया है। क्या कर दिया है भैया? कि उन्होंने, उनको दिमाग में आई कि आज तो हम साइंटिस्ट बन जाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 बनाएंगे, कि कंसंट्रेटेड H2SO4 से डाइल्यूट H2SO4 बनाएंगे जी। तो पहले आर्यन ने क्या किया? आर्यन ने कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया वाटर में, आर्यन एडेड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो एसिड टू वाटर। ठीक, जबकि मंकू भैया ने क्या किया? हमारे मंकू भैया ने क्या किया? वाटर टू एसिड किया। तो कौन सही है, एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड? बोलो। देखो, एडिशन ऑफ वाटर टू कंसंट्रेटेड
H2SO4 इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो वेसल भी फट सकता है, अगर उसको हाथ लगा दिया तो हाथ भी बंद कर सकता है, बहुत नुकसान होता है। तो मयंक ने तो कर दिया कांड। लेकिन जब आर्यन ने एसिड डाला वाटर में स्लोली विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो एब्जॉर्ब होगी ग्रेजुअली, तो जो डैमेज था उसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इन 2 सेपरेट बीकर्स, लेकिन वही कांड कर दिया इसने भी कि भैया उसको लेबल करना भूल गई। अब उसके पास लिटमस पेपर भी नहीं है, तो क्या कर सकती है, कलरलेस है दोनों। तो बच्चों एक चिड़िया का नाम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, अभी मैंने बताया था आपको। नेचुरल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, उनका काम क्या होता है। फिनोप्थलीन की बात करी थी हमने, फिनोप्थलीन को एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, अगर बेस में डालोगे तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक हो गया सॉल्यूशन। नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी आपने सबने देखी, टर्मरिक सबके घरों में मिलती है, येलो कलर की होती है। तो जब बेस में ऐड होगी तो येलो से रेड हो जाएगी, बेस के साथ रिएक्शन करेगी। लेकिन एसिड से कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो पता चल गया, ठीक है। चलो आगे। ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस बी एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। बेस बी है, क्या कर रहा है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है और स्टिकी हो जा रहा है जब उसको एटमॉस्फेयर में ओपन में रख देते हैं। द कंपाउंड इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस। क्लोरएल्कली प्रोसेस में हम याद करो क्या क्या बनता है, NaOH बनता है, क्लोरीन बनती है, ये सारी चीजें बनती हैं कि नहीं बनती, आइडिया दे दिया है मैंने आपको। ठीक। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन बी इज हेटेड विद एसिडिक ऑक्साइड, जिसको एसिडिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवाना है तो कैसी रिएक्शन होगी। तो 3 चीजें पूछ रखी। ठीक। तो NaOH बनता है उसमें क्लोरएल्कली प्रोसेस में, बेस। ठीक। उसको रिएक्शन करवा दिया हमने एसिडिक ऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना दिया उसने, सोडियम कार्बोनेट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, सॉल्ट बन गया एसिड और बेस का, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो जी क्या क्या हो गया, ये हाइग्रोस्कोपिक भी है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब थोड़ा सा होमवर्क भी दे दिया जाए, वो सिंपल सा होमवर्क है बच्चों के लिए कि करना क्या है, करना ये है बच्चों, आपको एसिड्स बताने हैं, टोमेटो, विनेगर और टेमरिंड में कौन से एसिड्स प्रेजेंट है, कहां बताने हैं, यहां यहां इसके कमेंट सेक्शन में बताने, बायोनीति के कमेंट सेक्शन में बताने बेटा। तो मेटल और नॉन मेटल में कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अब डिस्कस करते हैं, और पहले हम बात करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है बेटा, आर यू रेडी फॉर दैट? एक बार थम्स अप कर दीजिए एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में, इफ यू आर रेडी फॉर दिस सेशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस आपका है, देखिए पहले आपको केस अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि व्हाट ही इज आस्किंग। कि एक बच्चा है आपके जैसा कृणाल, उसने एक कॉपर प्लेट और आयरन प्लेट को, कॉपर को पॉजिटिव टर्मिनल से और आयरन प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी, एक स्विच यूज किया, और ही इमर्ज द प्लेट्स इनटू अ बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट्स। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये दोनों प्लेट इमर्ज कर दी गई। नाउ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इवन बिफोर ही टर्न द स्विच ऑन ही नोटिस दैट कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन प्लेट। उसका रीजन आपको बताना है कि कॉपर स्टार्ट टू डिपॉजिट ओवर आयरन प्लेट, इस तरह से उसका क्या रीजन हो सकता है बताइए। अगर आपको याद हो चैप्टर वन में हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसी केमिकल रिएक्शन में एक केस हमने पढ़ा था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कॉपर
डिस्प्लेस कर रहा है किसको, आयन को, और सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का था। ठीक है, तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट प्लस Fe, आयन सल्फेट प्लस कॉपर। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। इसी के ऊपर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन व्हेन द करंट इज स्टार्टेड। मैं कुछ केसेस आपको बताता हूं कि आयन विल बी डिपॉजिटेड ऑन कॉपर प्लेट, करंट स्टार्ट करने के बाद की सिचुएशन है ये। दूसरा, कॉपर कंटिन्यू टू डिपॉजिट ऑन द आयन प्लेट। थर्ड केस हम देख लेते हैं, नो रिएक्शन विल अकर। एंड फोर्थ, जो कॉपर ऑलरेडी डिपॉजिट था, कॉपर ऑलरेडी डिपॉजिटेड, गो बैक टू द सॉल्यूशन। अब आप सोच के बताइए कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें से हो सकती है। देखिए सीधी सी बात है, जब एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल कंटिन्यू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल कंटिन्यू। तो ये सेकंड जो केस है इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो कॉपर स्टार्ट्स टू डिपॉजिट, कंटिन्यू टू डिपॉजिट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब बच्चे ने क्या किया, उसने रिप्लेस कर दिया आयन प्लेट को सिल्वर प्लेट से। एंड ही ऑब्जर्व्ड, ही सी दैट देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन सिल्वर प्लेट बिफोर स्टार्टिंग द करंट। उसका रीजन क्या हो सकता है बताइए। जो सिल्वर है इट इज मोर रिएक्टिव, सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो सीधी सी बात है, सॉरी लेस रिएक्टिव, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो इस वजह से वो डिपोजिशन नहीं हो पाता, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक ही केस के ऊपर फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इन द सेटअप। क्या होगा, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इंक्रीज होगा, इफ आई से डिक्रीज, if I say remain same or cannot be predicted, बताओ। देखो बेटा वहीं पे सॉल्यूशन है ना, वहीं पे कॉपर है, वहीं पे आयन की है, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो अगर डिपोजिशन होता भी है तो यहीं पे तो होगा, तो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है इट विल रिमेन द सेम, देयर विल बी नो चेंज, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, सो कंसंट्रेशन विल रिमेन सेम। What will happen to the weight of silver and copper plate after passing the current for the some time? इनके वेट में क्या होगा, तो ग्रेजुअली क्या होगा, जब आयन की जगह हमने कौन सी प्लेट यूज कर दी, सिल्वर की, ठीक है, और जब करंट पास करेगा तो वेट ऑफ सिल्वर प्लेट विल ग्रेजुअली इंक्रीज। यहां से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा यहां पे सिल्वर, तो सिल्वर प्लेट का जो वेट है वो इंक्रीज करेगा, कॉपर प्लेट का जो वेट है बच्चों वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस है, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन एक ही केस के ऊपर बेस्ड थे। नाउ द सेकंड वन इज 3 pieces of rust free iron rod are completely coated with following। पहले केस में क्या लिया, पहले केस में प्लास्टिक से उसको कवर कर दिया, पी से मैं इसको लिख देता हूं। दूसरे केस में क्या किया, उसको उसकी कोटिंग कर दी गई विद द हेल्प ऑफ ऑयल पेंट, ओ से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। एंड इन थर्ड केस इट इज कोटेड विद जिंक, तो जिंक के लिए हम थर्ड कलर यूज कर लेते हैं, जेड लिख देते हैं, POZ, राइट।
नाउ एन आइडेंटिकल स्क्रैच इज मेड ऑन ईच पीस एक्सपोजिंग द आयन। अब हमने यहाँ पे इस पे सब पे एक स्क्रैच कर दिया, एक जैसा स्क्रैच क्रिएट कर दिया जिससे कि आयन एक्सपोज हो जाए एटमॉस्फेयर के फॉर 10 days एंड देन चेक फॉर रस्ट फॉर्मेशन। तो क्या सारे के सारे पीसेज में रस्टिंग होगी? सबसे पहले तो इसी का आंसर बताइए कि सारे के सारे पीसेज में रस्टिंग होगी, यस और नो? बताओ, यस और नो? प्लास्टिक वाले केस में रस्टिंग ऑब्जर्व होगी, ठीक है। देन क्यों होगी? गिव रीजन फॉर योर आंसर इन ईच केस। होगी तो क्यों होगी? और दूसरा, नेम द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन स्टील और आयरन। तो मैं पहले इसका आंसर दे देता हूं, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, जब आयन एटमॉस्फेयर के, एयर के, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तभी तो क्या होता है? रस्टिंग अकर्स। सो ड्यू टू ऑक्सीडेशन रस्टिंग अकर्स। रिएक्टिविटी बताना है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है मेटल्स का। आपके पास गोल्ड है, आपके पास सोडियम है, जिंक एंड प्लेटिनम, एयर के साथ, वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन दी हुई है। अब आपको इस इंफॉर्मेशन के बेस पे बताना है वो मेटल जो कि प्योर स्टेट में अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। तो देखो, जो अर्थ की क्रस्ट में प्योर फॉर्म में मिलेंगे मतलब क्या हुआ? दे आर लीस्ट रिएक्टिव। सीधी सी बात है, लीस्ट रिएक्टिव है तभी तो प्योर स्टेट में मिलते हैं। और अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के एंड में देखें तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम वहां पे देखने को मिलते हैं। सोडियम तो हाईली रिएक्टिव है, जिंक भी रिएक्टिव है, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम विल बी योर आंसर, क्योंकि गोल्ड ऑक्सीडाइज नहीं होता, प्लेटिनम भी एयर के साथ रिएक्शन नहीं शो कर रहा, डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी दोनों रिएक्शन शो नहीं कर रहे, और वाटर में भी गोल्ड और प्लेटिनम डिसोल्व नहीं होते, कोई रिएक्शन शो नहीं करते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? योर आंसर विल बी गोल्ड एंड प्लेटिनम। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट सोल्ट ऑफ मेटल डब्ल्यू। मेटल डब्ल्यू लिया गया है, उसका सल्फेट सोल्ट है जो ब्लू कलर का है। एक बीकर में लिया है हमने इसको, WSO4 विच इज ब्लू कलर्ड। अब इसको मेटल एक्स के साथ रिएक्ट करवा दिया, विच प्रोड्यूसेस है कलरलेस सॉल्यूशन। मेटल वाई के साथ पिंक सॉल्यूशन दे देता है और मेटल जेड के साथ ये ग्रीन सॉल्यूशन देता है। स्टेट व्हाट कलर चेंज इफ विल अकर इफ मेटल एक्स इज अगेन एडेड टू ग्रीन सॉल्यूशन। ये अगर हम इसमें दोबारा से ऐड कर देते हैं तो कलर चेंज बताना है आपको, ठीक है बच्चों? एनी आइडिया फॉर दिस? बताओ। कलर रिएक्शन, नो कलर चेंज विल अकर। क्यों कलर चेंज नहीं होगा? मेटल एक्स इज लेस रिएक्टिव देन मेटल जेड, या हम कह सकते हैं मेटल एक्स इज लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज एज कंपेयर टू मेटल जेड। चलिए, अ पीस ऑफ आयरन रस्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन किया था। तो प्रकाश हैज टू आइडेंटिकल आयरन पीसेस, एक जैसे आयरन के पीसेस उस बच्चे के पास हैं, और रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए उसने फिर से वही कोटिंग कर दी है एंड गैल्वेनाइज्ड पीस क्यू, इसका गैल्वेनाइजेशन कर दिया, इसको कोटिंग कर दी ऑयल पेंट के साथ। He noticed that coating were not complete and small part of iron was exposed in both the pieces. उसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा गया है, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी उसकी आफ्टर सम डेज, एंड आपको रीजन बताओ। द एक्सपोज पार्ट ऑफ पीस P will be rusted, क्योंकि वो एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हमने गैल्वेनाइजेशन कर दिया तो नो रस्टिंग विल अकर इन
इज Q। तो इतनी बड़ी रामायण करने के बाद हमारा सिंपल सा आंसर आ गया 2 वर्ड का। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि भैया एटॉमिक नंबर है दे रखा है 2 एलिमेंट्स का 12 एंड A एंड B। इसका 12 है, इसका 8 है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें 2A2 और 8 है तो 2 6। ठीक है, तो इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। एंड एटॉमिक नंबर 8 इज ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जो है अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को, और क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन कर देगा। कि A loses its electron, valence electron and form cation, while B accept electrons and form anion। और एक आयोनिक कंपाउंड बन गया जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। ओके, ए टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई ए मेटल M। इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। She gives them the following clues। इट्स ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ भी और NaOH के साथ भी। बहुत क्लियर कट एविडेंस है कि मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, बिना सोचे आप लिख सकते हो दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उनको कहा जाता है, यस और नो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, राइट। और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगले आगे आगे चलते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम। पहले ये रिएक्शन आपको दिखा दूं कैसे होती है। Al2O3 पहले आप एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप रिएक्शन को बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद क्या होगा? ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? सेम सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर, ऑक्सीजन नहीं, वाटर मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होगा, यस, NaAlO2। ठीक, अब क्या होगा? तो मेटल को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, केमिकल इक्वेशन लिख दी। व्हाट वुड हैपन इफ द मेटल इज रिएक्टेड विद आयरन ऑक्साइड? आयरन ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा? इट विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तभी तो ये क्या करेगा? Al2O3 बना देगा, आयरन रह जाएगा अकेला, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर। चलो चलो चलो, ए मेटल ऑक्साइड ऑन बीइंग हीटेड विद कार्बन डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या एक्सप्लेनेशन आप दोगे इसके लिए, बताओ? कि मेटल ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो CO2 नहीं प्रोड्यूस कर रहा है वो। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव, मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन। तो कार्बन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ऑब्वियस सी बात है। जो हाईली रिएक्टिव होंगे वही तो डिस्प्लेस करवाते हैं लेस रिएक्टिव को। चलो वेट 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 वेट, क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करने से पहले हम एक बात करते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया तो फटाफट कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, मेटालिक कंपाउंड है M, फ्लोट ऑन वाटर, कट विद नाइफ, नेचुरली एज इट्स क्लोराइड, फॉर्मूला MCl, ऑक्सीडाइज जो सॉरी इसका ऑक्साइड जो है वो डिजोल्व होता है वाटर में। चलो एक एक करके,
फ्लोट ओवर वाटर सरफेस सोडियम, इसको कट भी कर सकते हैं नाइफ से, यस। NaCl के फॉर्म में मिलता है, यस। और इसका जो ऑक्साइड है वो क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। सारी कंडीशन फुलफिल। अब क्या पूछना चाह रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल ए, इसकी प्रिपरेशन का तरीका बताना है आपको। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड, ठीक। नेम द मेजर बाय प्रोडक्ट, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड आंसर देने हैं जिससे कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर पाए बेटा, ठीक है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आप याद रखना, थंब रूल होता है, ओनली इन सॉलिड फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहली बात। उसके बाद और किस केस में वो कंडक्ट कर सकते हैं, सॉरी नॉट इन सॉलिड फॉर्म, नॉट इन सॉलिड फॉर्म। थंब रूल क्या कहता है कि एक्वस या मोल्टन फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, आयोनाइजेशन के बिना। इसीलिए हमने पढ़ा है ना कि जो प्योर वाटर, जो डिस्टिल वाटर है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयोनाइज्ड नहीं है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इज मेनी केमिकल रिएक्शंस लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ये रिएक्शन यहां पे आर कैरिड आउट इन ग्लास लाइन्ड आयन केमिकल रिएक्टर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इनटू द आयन रिएक्टर्स। इसका एडवांटेज बताना है, बताओ इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। सीधी सी बात है बच्चों, जब ग्लास हम यूज करेंगे तो ग्लास का कोरोजन नहीं होगा, ग्लास का कोरोजन नहीं होगा। अगर आयन रिएक्टर रहेंगे तो वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे, एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, तो उनका हो जाता है कोरोजन, रस्टिंग। तो इसलिए ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है बेटा। फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो, फिर भी कोई किंतु परंतु हो, इफ बट हो, तो एक बार फटाफट बायोनीति के कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब जो सबसे मुश्किल चैप्टर आप लोगों को लगता है क्लास 10 साइंस में, केमिस्ट्री में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको बिल्कुल इजी बनाते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में उसको डिस्कस करते हैं। तो कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले भी हम एक सीक्वेंस मेंटेन रखते हैं कि एमसीक्यू सबसे पहले डिस्कस करते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस, C3H8 बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है जहां पे टू सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर और डिफरेंट, टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 और molecular mass 14. So if this happens, the members are known as homologues of each other. Members of a homologous series have similar chemical properties because their formula remains same, but different physical properties. Okay बच्चों, याद रहेगा आप लोगों को। तो physical property varies. For example, if we talk about C3H8, so it belongs to alkane. So alkane general formula is CnH2n plus 2. Here n is equal to 3. So just put this value 3H. So C3H8. Can you tell me the first member of this series? It is very simple. Just put C is equal to 1. So it will be CH4. So the right answer will be option C, alkanes. Second question, which of the following will undergo addition reaction?
beta you need to remember that what is addition reaction. The reaction where two molecules react to form a single product. Two molecules form a single product, but in this single product all atoms of the combined molecules are present. All atoms of combining molecules are present in this single product. Such reactions are known as addition reactions. So generally unsaturated hydrocarbons. So just tell me in comment section what are saturated and unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons, those having double or triple bonds, are known as unsaturated hydrocarbons. Like alkenes, alkynes, they undergo addition reaction due to presence of multiple bonds in them. Bonds are broken down. So in this case, C2H4 will show addition reaction or will be your answer, right? Is it clear? You can see here CH2, and in the presence of hydrogen, nickel, and at high temperature of 573 Kelvin, it forms C2H6. So double bonds are broken down. So unsaturated hydrocarbons undergoes addition reaction. It is very important reaction. Hydrogenation reaction is very important reaction. Now in diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms to form, see, if you remember allotropy. Allotropy is the property by which an element exists in more than one form. So for carbon, generally 3 allotropes we study: diamond, graphite, and fullerene or C60. These are the common allotropes of carbon. So in more than one form an element exists. Each form has different physical properties. Chemical properties will remain same. So these different forms are known as allotropes. So diamond, as we know now, is allotrope of carbon, and it has octahedral shape. It has octahedral shape, which gives a 3-dimensional rigid structure to the diamond. So it is very hard to break down. One of the hardest known substances. So right answer will be option B. The allotrope of carbon, which is a good conductor of heat and electricity. Again, I just told you there are 3 allotropes. अभी बताया मैंने आपको कार्बन के 3 एलोट्रोप कौन से थे? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन. So one we already discussed. डायमंड की हमने बात कर ली अभी. Now allotrope number 2, that is graphite. In graphite, weak van der Waals forces are present. These are weak forces, right? So layers slide over each other, and it is a good conductor of heat and electricity. Question number next: how many double bonds are present in saturated hydrocarbons? So I ask you to write in comment section saturated and unsaturated hydrocarbons. So saturated hydrocarbons and unsaturated. In unsaturated hydrocarbons, double and triple bonds are present. So they are known as alkenes if double bond, and alkynes, YNE, if triple bond is present. But in case of saturated hydrocarbons, बच्चों, there is no double bond. All single bonds are present. No double bond. Only single bonds are present. So your answer will be option D. There will be no double bond present in saturated hydrocarbons. Now the next question: IUPAC name of this. So while writing IUPAC name,
देयर आर सर्टेन रूल्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहां पे हम देखते हैं पॉसिबल कार्बन चेन कितनी हो सकती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 कार्बन एटम ही हो सकते हैं। देन लोएस्ट सम रूल, की जो साइड चेन है, ब्रांच चेन है, और इवन फंक्शनल ग्रुप इफ दे आर हैविंग unsaturated hydrocarbons are there, double bond triple bonds are there, they should get lowest number. So if we start numbering from this side, the branching at 3 number, तो ये follow नहीं हो रहा lowest sum rule, तो the correct sequence will be this only. So at carbon number 2, 2 methyl groups are present, so the name will be longest carbon chain 4 carbon, so bute. All single bonds, so butane. Branching at carbon number 2, and what is present, methyl at 2 places, so 2 dimethyl butane, it will be di, 2 dimethyl butane will be the right answer for your question. Okay बच्चों, चलिए now let's move to next question. After IUPAC nomenclature we move to, yes, this number. Which of the following statements are correct? ये आपको ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। फॉर कार्बन एटम्स, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने एलेट्रोप्स की बात करी थी बच्चों, एलेट्रोप्स में कार्बन सॉरी डायमंड इज बैड कंडक्टर, डायमंड इज बैड कंडक्टर, while graphite is good conductor. So this statement is wrong. Force of attraction between molecules of carbon is not very strong. सही बात है, अभी हमने ग्रेफाइट की बात की थी, ग्रेफाइट is not is having van der Waals forces which are weak forces. So this option this statement is okay, right? So statement 2 is also right, statement 3 is also right, and again statement 4 is wrong, very strong forces. So second and 3, second and 4 no, 1 and no, second and 3. Yes, second and 3 is the right answer. Clear? Covalent compounds. Now you tell me what are covalent compounds, or you can tell me what are covalent bonds. These are strong bonds. Due to strong nature, they have high melting and boiling points. चलिए अब स्टेटमेंट्स देखते हैं. यस, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. बिल्कुल ओके. देन मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर. ओके. देन formed by between atoms of metals and non-metals and formed by sharing of electrons. Sharing of electrons, yes, they are formed by. एक एक स्टेटमेंट को पहले मैं आपके लिए क्लैरिफाई करता हूं. कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम. सो सॉरी, दे हैव वीक वन डर वॉल फोर्सेस, सो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आई टोल्ड यू अबाउट आयनिक, राइट? So at room temperature they are liquid. They are soluble in non-polar solvents, but non-polar solvents, and insoluble in polar solvents like water. So this is also wrong. So yes, they are formed by sharing of electrons. So option D will be the right answer for you. Very straightforward question. विनेगर आप बस आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों. 5 to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल और इन वाटर. It will be acetic acid in water. So option C will be the right answer. Acetic acid is dissolved in water, not in alcohol. Clear? चलिए, soaps are formed by saponification reaction
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर सोप्स। बच्चों मेरे सोप होता क्या है? सोप इज सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स हैं ये ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आप लोग यहीं पे कंफ्यूज होंगे, ये बनने के बाद इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। अल्कोहल से, ग्लाइकोसाइड से ये बनते नहीं है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सिंपल शुगर। आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम नेचुरल ऑयल्स एंड फैट्स। याद रहेगा बच्चों आपको? बच्चे आपको याद रहेगा, होप। तो अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सारे नहीं होते, ऑलरेडी हमने एलोट्रोप वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, राइट। देन सारे पुअर कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इसका आंसर आप फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड, राइट, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, एंड कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स। 4 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवेलेंट एटम, जिनकी वैलेंसी 1 होगी, लाइक हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल लाइक दिस आई कैन शो यू। सो इट कंबाइंस विद 4 हाइड्रोजन एटम्स to form methane. After the formation of 4 bonds, carbon attain the electronic configuration. चलिए थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके, ये मान लीजिए हमारे हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी फुलफिल हो गई बच्चे, हीलियम के नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ली इन्होंने 2। नाउ इन केस ऑफ कार्बन, ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सो इट्स वैलेंस इज 2 4, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4। आउटरमोस्ट शेल है 4 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंस इज आल्सो 4, सो इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर्स टू फॉर्म स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एंड इफ यू नो नोबल गैसेस आर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon, so 10, so nearest noble gas is 10. So after sharing 4 electrons it gets the nearest noble gas neon configuration। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। चलिए सोप मॉलिक्यूल, सोप में देखो 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड और टेल होती है। हेड हमेशा वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। एंड टेल जो है वो पानी से दूर भागती है, सो इट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक। सो देखते हैं स्टेटमेंट में क्या, हाइड्रोफोबिक हेड नो, हाइड्रोफोबिक हेड नो, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल नो, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल यस, दिस इज द राइट आंसर। चलिए ए फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमिन्स। तो देखो सबसे पहले तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप बनता कैसे है। ए फंक्शनल ग्रुप हैव 2 पार्ट्स, हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता है उसमें, इट हैज हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस दूसरा क्या होगा इसमें? फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप मिलकर क्या बना देते हैं? कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल बना देते हैं। सो ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड फंक्शनल ग्रुप। जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है बच्चों, इट डिटरमिन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट डिटरमिन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, while functional group determines chemical properties of a molecule in which it is present। so आपको आपका आंसर मिल गया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, so it has, this is the hydrocarbon radical and this is functional group। other functional group are carboxylic acids,
COH, ओइक एसिड लिखते हैं हम इसको, एल्डिहाइड्स CHO, Al, ketones, on, and so on. You need to identify A in the following reaction. कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है विद सोडियम कार्बोनेट। सो बहुत सिंपली आप ये कर सकते हैं, तो क्या बन गया, CO2 निकल गई, ठीक है, CO2 यहां पे आ गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, तो बचा क्या, CH3CO, ठीक है। एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ ये रिएक्शन कौन सी है, फटाफट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। A hydrocarbon has 4 carbon atoms. Give its molecular formula if it is alkene. तो बच्चों सीधा पहले तो आपको एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिखना है, CnH2n, ठीक है। अब N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4, 4 कार्बन इट इज चाहिए, सो C4H, so C4H8, it will be your answer, right? चलिए, which of the following belongs to homologous series of alkynes? फिर थोड़ा सा भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, alkynes आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है, जनरल फॉर्मूला फॉर alkynes CnH2n -2, नाउ CnH2n -2, so N is equal to 2, 1 से स्टार्ट नहीं होता, 4 and so on. So if it is 2 into 2 minus 2, so it will be 2 only, so C2H2. So IUPAC name will be, and common name also we'll discuss. IUPAC name will be ethine. If it is 3, C3H4 methine, sorry, propine. And if it is 4, C4H6, it will be butane. Common name for ethine is acetylene, so it will be methyl acetylene. Propine is methyl acetylene, so it will be ethyl acetylene. आंसर क्या है आपका, C6H6 is not there, C2H6 is not there, C2H4 is not there, C3H4, yes, so C3H4, D is the right answer. Okay, चलिए, which of the following given is used to oxidize ethanol to ethanoic acid? इथेनॉल को से आपको इथेनोइक सॉरी इथेनॉल से आपको इथेनोइक एसिड बनाना है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन, alkaline KMnO4 plus concentrated H2SO4, potassium dichromate K2Cr2O7, these are all used to convert ethanol to ethanoic acid. So alkaline KMnO4, concentrated H2SO4, acidified K2Cr2O7, so answer will be option D. All of these are used to oxidize ethanol to ethanoic acid. बच्चों, ionic compounds do not show below property: high melting point, high boiling point, conduct electricity in solid state, conduct electricity in molten state. सारे सही है, बट हमें क्या बताना है, रॉन्ग आंसर बताना है. ऑप्शन सी इज योर आंसर. व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट ions, because ionic compounds we are saying ions are held in fixed positions, right? Ions have their fixed position, so they cannot move, and if they cannot move, they act as insulator, they will not conduct electricity. ठीक है बेटा,
Now, last question for the session is for your MCQ series, carbon forming bond with other carbon atoms. This unique type of property is known as, आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं, then I will explain it to you. Catenation. Catenation and tetravalences are two properties by which carbon forms a large number of compounds. Why it is so? What is catenation? Catenation is self-linking. It is self-linking of carbon atom by covalent bonds. It forms covalent bond to form long chains. These long chains are in the form of straight chain, side chain, ring chain या ring structure. So carbon shows maximum catenation due to small size and its unique electronic configuration which we already discussed. So these are your MCQ question for the chapter carbon and its compound. Hope you got all the things we discussed. Still, if you have any doubt, you can ask in comment section of your study destination.